नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी वही है खौफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी कहानी का। पहले तो आप फर्स्ट पार्ट सुन लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो अब हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। शेखर और राज बड़ा भाई है और शेखर छोटा है। रश्मि की शादी हो गई, उनकी जो छोटी बहन है उनकी माँ अब रह गई हैं सिर्फ विजया जी, और महाराजा जी की और उनकी माँ की डेथ हो चुकी थी, जिस वजह से घर के सभी लोग बहुत परेशान थे। शेखर जैसे ही ऊपर दरवाजे की तरफ पहुंचा था तभी उसे कुछ ऐसा दिखा था जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वो दरवाज़ा जैसे ही खोलता है तो सामने देखता है कि जो सिंगारदान रखा था ड्रेसिंग टेबल, उसके सामने कोई बैठा है। और जैसे ही ये चीखता है, एकदम से वो जो बैठी औरत थी वो शेखर की तरफ देखती है और उसे देख करके शेखर की तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि इतना भयानक चेहरा था उसका और उसके बड़े बड़े बाल थे जो कि वो कंघी कर रही थी। उसे देख करके शेखर बहुत डर जाता है और एकदम से चीखता हुआ नीचे भागता है। तो नीचे उसे राज मिलता है। राज पूछता है क्या बात है। अब वो कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा डर चुका था। थोड़ी देर बाद राज बोलता है कि अब शांत हो जाओ, पानी पी लो, उसके बाद बताओ क्या बात है। तो शेखर बताता है कि भैया जैसे ही मैं रूम में गया था, वो ऊपर वाले में पता नहीं ड्रेसिंग टेबल के सामने कोई औरत बैठी थी और वो बहुत ही डरावनी दिख रही थी। तो राज बोलता है शेखर तुम फालतू की बात मत करो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कोई है भी नहीं अभी और गेस्ट भी सारे चले गए हैं, तो ऐसा कौन होगा और खौफनाक चेहरा ऐसा कैसे हो सकता है, चलो देखे चल के। तो राज भी ऊपर जाता है शेखर के साथ और देखता है तो रूम में कोई नहीं था, लेकिन एक अजीब सी स्मेल थी उस रूम में जो कि बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। तो राज बोलता है, जो वहाँ वर्कर होते हैं उनके नौकर थे, उनसे बोलते हैं कि इस रूम की क्लीनिंग कर देना, क्योंकि पता नहीं क्यों अजीब सी स्मेल आ रही है, जबकि अभी तो नया नया बना है, हो सकता है किसी कीड़ा वीड़ा हो, कुछ हो तो देख लेना। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है। अब ये दोनों भाई नीचे आते हैं और शीशा सेट करने वाले कारीगर अपना काम कर रहे थे। काम करते करते उन्हें रात हो जाती है और वो जैसे ही एक खिड़की में शीशा लगाते हैं और दूसरे में देखते तो वो फिर से चिटकी हुई मिलती। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो परेशान हो जाते हैं। राज को बुलाते हैं और बोलते हैं उनसे कि देखिए ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं सुबह से लगा हुआ हूँ और जितनी खिड़कियों मैंने लगाया है आप खुद देख सकते हैं दोबारा से फिर वो चिटक गई हैं। ऐसा पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। अब सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं ऐसा कैसे हो सकता है ये सारी चीज़ें। ये दोनों भाई बैठे रहते हैं, उनसे बोल देते हैं ठीक है अभी आप जाइए और हम कल बात करेंगे क्योंकि बहुत देर हो गई है। तो ये जो कारीगर था ये जब हवेली से निकल के जा रहा था और पीछे मुड़ के एक बार देखता है हवेली को, क्योंकि बहुत सुंदर थी हवेली, देखता है कि जो हवेली की छत थी उसके ऊपर एक औरत खड़ी है और उसने वही पुराने ज़माने के कपड़े पहन रखे हैं, उसके बाल खुले हुए हैं और इतनी तेज़ी से ऊपर खड़े होकर हंस रही है, हाथ फैला रखे हैं उसने, जैसे लग रहा है वो कूदने वाली है। ये देख करके उस कारीगर की तो हालत ख़राब हो जाती है। वो तुरंत भागता है और अपनी गाड़ी छोड़ करके पैदल ही भागने लगता है। बहुत ज़्यादा डर गया था और उसने सोच ही लिया था कि अब मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगा। दूसरे दिन राज उन्हें फिर से फ़ोन करते हैं तो वो बोलता है कि मैं आपकी हवेली में नहीं आऊँगा, मेरा जो भी नुकसान हुआ है या जो भी है पैसा आपको चाहिए तो मैं पैसा वापस कर दूँगा, लेकिन मैं वहाँ नहीं आऊँगा। राज को कुछ समझ नहीं आता है। वो बोलता है कि नहीं पैसा आप मत दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो मेरे घर में आपको हुई है, तो मैं किसी दूसरे को बुला लूँगा। तो वो बोलते ठीक है। अच्छा ये किसी और से भी बात करते हैं सब कुछ। उधर शेखर की तबीयत अब कुछ ख़राब लग रही थी
और बुखार उसका उतर नहीं रहा था। तो राज ने उसे डॉक्टर को दिखाया और बोला कि रेस्ट करो तुम। और जब से उनके पिताजी की डेथ हुई थी तब से उनकी माँ की तबीयत भी दिनों दिन बहुत ख़राब होने लगी थी। खाना छोड़ दिया था उन्होंने। बहुत इलाज कराया जा रहा था लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं मिल रहा था। वो अपने बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। ये चीज़ें कुछ नॉर्मल नहीं थी। राज बहुत परेशान था। तभी एक दिन रश्मि आती है। उनकी जो छोटी बहन थी रश्मि जैसे ही आती है घर में जैसे रौनक आ जाती है, क्योंकि ये दोनों भाई अकेले बहुत परेशान थे। जैसे ही रश्मि आती है और बाहर बगीचे में जो मुरझाए हुए फूल लगे हुए थे, अचानक से वो फूल एकदम खिल जाते हैं और रौनक सी हो जाती है। ये कुछ समझ में नहीं आता है किसी को। विजया जी बाहर जब रश्मि उनको ले जाती है टहलाने के लिए, तो विजया जी ये चीज़ देख करके दंग रह जाती हैं कि ये बगीचा एकदम सूखा पड़ा हुआ था। कितनी कोशिशें की गई थी, माली काका ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन कोई फूल नहीं लग रहा था। और आज देखो जैसे ही रश्मि आई है पूरे बगीचे में फूल ही फूल हैं। ये देख करके दोनों बहुत खुश होती हैं और वहीं पर बैठे बैठे बातें किया करती हैं। तभी अचानक रश्मि को हवेली के पीछे कोई जाते हुए दिखता है। एक औरत थी। तो रश्मि तुरंत उठती है, बोलती है माँ मैं अभी आती हूँ, मुझे ऐसा लगा पीछे कोई गया है। तो विजया जी वहीं लेटने वाली कुर्सी पर लेटी थी, लेटी हुई वहीं लेटे लेटे देख रही थी। रश्मि हवेली के पीछे जाती है और पूरी हवेली का चक्कर काट लेती हैं। एक पेड़ के नीचे उसे एक औरत बैठी हुई दिखती है, तो ये वहाँ जाने लगती है। और जैसे ही वहाँ जाने लगती है पीछे से तब तक शेखर आवाज़ देता है कि रश्मि यहाँ आओ, देखो तुम्हारे लिए नाश्ता मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो जैसे ही ये मुड़ के दोबारा देखती है उधर, वो औरत वहाँ नहीं थी। ये देख कर के रश्मि थोड़ा चौंक जाती है कि अभी तो मैंने देखा यहाँ पर कोई बैठा है और अब यहाँ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो वहाँ से आती है और शेखर को भी बताना चाह रही थी, लेकिन शेखर जो नाश्ता बना के लाया था वो खिलाने के लिए परेशान था कि रश्मि देखो मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। दोनों भाई बहन नाश्ता करते हैं और उनकी माँ देख करके बहुत खुश थी। लेकिन कुछ तो अजीब था जो सबके लिए था लेकिन रश्मि के लिए नहीं था। रश्मि के लिए सब कुछ बहुत अच्छा था। जो कभी नहीं हुआ वो आज हो रहा था। घर भी इतना सुंदर लग रहा था, चमक रहा था। अब शेखर अपने रूम में जाता है और उसकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी, तो रेस्ट करने के लिए जाता है। तभी चीखने की आवाज़ आती है अचानक से। शेखर अपने रूम से नीचे दौड़ करके आता है तो पता चलता है कि उनकी माँ वहीं बगीचे में बैठी थी और पता नहीं कैसे उनके सांस रुक गई और उनकी मौत हो गई। ये बहुत दुखद है, क्योंकि उस वक्त रश्मि अपना जो नाश्ता किया था रश्मि ने वो प्लेटें अंदर रखने के लिए आई थी। उस वक्त माँ अकेली थी वहाँ पर और वो चुपचाप लेटी थी। धूप थी हल्की हल्की, तो वहीं पर लेटी थी। तो उन्होंने सोचा था कि चलो ठीक है यहाँ रेस्ट करेंगी और इन्हें आराम मिलेगा। लेकिन अचानक ये कैसे हो गया, ये ना तो रश्मि को पता चला और ना शेखर ना राज। अब ये लोग इतना ज़्यादा दुखी थे। तो रश्मि के मन में कहीं ये आया कि ऐसा तो नहीं है कि वो जो औरत मैंने देखा था कहीं उसी ने तो कुछ नहीं किया है, क्योंकि और कोई तो यहाँ मुझे दिखा नहीं। हो ना हो वही होगी। अब शेखर जब अपने रूम में लेटा था, दूसरे दिन क्रियाक्रम सब हो गया और शेखर की तबीयत अब दिनों दिन और बिगड़ती जा रही थी। वो जब लेटा था तो रात में सपना आता है शेखर को, और शेखर को सपने में एक औरत दिखाई देती है जो कि ये कह रही थी कि मैंने तुम्हारे घर के सब लोगों को मार डाला है, अब तुम दोनों भाई की बारी है और तुम दोनों इस हवेली में नहीं रह पाओगे, ये मेरा श्राप है और तुम दोनों को भी इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। अब शेखर की नींद खुलती है, वो चीख के उठ जाता है। तभी राज आता है। राज पूछता है क्या बात है, तो राज को ये बताता है सारी बातें। कहता है मैंने ऐसा ऐसा सपने में देखा है। तो राज बोलता है ऐसा नहीं है, तुम सोचते ज़्यादा हो, ऊपर से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है इस वजह से ऐसा हो। लेकिन अब शेखर पता नहीं क्यों मन ही मन बहुत परेशान रहने लगा था। उसे कुछ समझ में नहीं आता था
और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी कि उसने धीरे धीरे खाना भी छोड़ दिया था। रश्मि सबको संभाल रही थी, लेकिन अब उसे भी अपने घर जाना था। रश्मि जैसे ही जाने लगती है तो जाते समय वो अपने भाइयों को समझाती है कि भैया मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि ससुराल में भी सास ससुर को देखना है और यहाँ भी देखना है, लेकिन मैं आती जाती रहूँगी पर परमानेंट नहीं रह सकती यहाँ पर। अब वो दोनों भाई समझते थे, उन्होंने रश्मि को विदा कर दिया। रश्मि चली गई। एक दिन राज हवेली से बाहर गया था टहलने के लिए। वो टहल रहा था, तभी अचानक उसकी निगाह पड़ती है कि हवेली की पीछे वाली दीवार से एक परछाई नुमा औरत है जो छिपकली की तरह एकदम दीवार पे चलते हुए ऊपर चढ़ रही है और बहुत तेज़ी से चढ़ रही थी। ये देख कर के राज एकदम से चौंक जाता है और उसके बाद उसकी निगाह पड़ती है हवेली की चारों तरफ ऊपर आसमान में एक घेरा जैसा बना हुआ है और वो धुएं की तरह है। राज को ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो एकदम से डर जाता है कि ऐसा क्या है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये क्यों हुआ है और मेरा भाई अंदर हवेली में है, उसकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। ये तुरंत दौड़ करके मंदिर जाता है और वहाँ के पुजारी जी को बुला करके लेके आता है। रात का वही 11 बज रहा था और पुजारी जी जैसे ही उसके साथ आते हैं तो उन्होंने भी देखा कि हवेली के ऊपर गोल घेरा बना हुआ है और वो रेड कलर का है। पुजारी जी एकदम से डर जाते हैं और राज से बोलते हैं कि आज कोई ना कोई आत्मा यहाँ से फिर से जाने वाली है। बेटा, मैंने तुम्हें बताया था तुम्हारी हवेली में कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये कुछ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। आपको किसी ने बताया नहीं है कि ये आपकी सौतेली माँ है और वही बदला ले रही हैं आप सबसे और आप दोनों को अब मारना चाहती हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके ये हवेली छोड़ करके यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आप दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। अब ये सुन के राज तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। पंडित जी को लेकर के घर के अंदर जाते हैं और शेखर को भी वो उठाता है अपने गोदी पे और उसको लेके जल्दी से बाहर आता है। और बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी गरीब की, उसी झोपड़ी में उसको लिटा देता है। और उसके बाद पंडित जी इसको बताते हैं कि बेटा इसका कोई निवारण नहीं है, क्योंकि वो शांत नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रयास ज़रूर करेंगे। दूसरे दिन ही ये हवन रखता है और यज्ञ करता है और अपनी सौतेली माँ की आत्मा की शांति के लिए पूजा करता है। वैसे तो इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ी बहुत शांति मिली और अब वो डर थोड़ा कम हो गया था। पर उतना भी कम नहीं था, क्योंकि गांव वालों के अंदर ये खौफ इतना ज़्यादा भर गया था कि उस रास्ते पर जाना ही उन्होंने बंद कर दिया था। वो हवेली तो बहुत दूर की बात है, हवेली में ताला लग गया था और वो हवेली अब आज एक खंडहर की तरह पड़ी हुई है। ये दोनों भाई वो गांव छोड़ करके दूसरी जगह चले गए थे और उस हवेली में कभी नहीं गए। उन्होंने अपना पूरा परिवार खोया था। और रश्मि भी जब उसे पता चला ये सारी चीज़ें तो अपने माँ के किए पर बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन उसने तो अपनी माँ को देखा भी नहीं, ज़्यादा बचपन में ही देखा था। लेकिन वो अपने भाइयों के साथ थी और तीनों लोग बहुत खुश थे। आज बहुत खुश हैं दोनों भाई और शादी भी हो चुकी है, बच्चे हैं। लेकिन जब भी ये कभी उस गांव में जाते हैं, अपनी हवेली देखते हैं तो बहुत दुख होता है। इतने प्यार से, इतने अच्छे से वो हवेली बनवाई थी और आज वो एकदम खंडहर हो गई, एकदम से वो टूट गई है। और ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन एकदम से वो खंडहर हो गई है। तो कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह नई और अनोखी कहानियाँ लेकर मैं आती रहती हूँ। तो मिलते हैं किसी नई कहानी में। थैंक यू।